बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी आ गई कि इंतखाबात के बाद उनकी पॉलिसी क्या होगी, अगर इंतखाबात में उन्हें फतह मिलती है तो उनकी पॉलिसी क्या होगी। सबसे पहले इमरान खान ने जो अपने लीडरों से मुलाकात की है, अपने नुमाइंदों से मुलाकात की है जेल में, उन्होंने उन्हें उसूल बताया है कि मैं फतह मक्का के उसूल पर अमल करूंगा। यानी मदीना की रियासत से चलते हुए अब ये फतह मक्का तक पहुंच गए हैं, यानी कि हर शख्स के लिए आम मुआफी का ऐलान होगा। दूसरा जो सबसे अहम पॉलिसी आई है, जो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है इस वक्त, कि सियासी इस्तेहकाम, इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम होगा। कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन में डकैती पर एक बहुत बड़ी गवाही आ गई और उसमें बहुत बड़ा एतराफ आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुल्क भर में एहतजाज। आज पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए थे उनके हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पूरे मुल्क में लोगों ने बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की और हमारे हुकूमती इदारे और हमारे जो पुलिस है उसने तो पूरी कोशिश की कि कहीं से इसे पुरतशद्दुद बनाए। ये लग रहा है कि जी दानिस्ता तौर पर एक पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद तहरीक बनाने में कोई कोशिश की जा रही है दानिस्ता तौर पर। यानी अगर हम देखें कि बलूचिस्तान जो है गुज़िश्ता कई हफ्तों से बंद है, वहां कुछ नहीं है, वहां लोग हड़ताल भी करते हैं, धरने भी देते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, कुछ नहीं होता। सिंध में कोई दूसरी पार्टी कुछ करे, कोई मसला नहीं है। कल हमने देखा बहुत बड़ा अजीम शान मुजाहरा था जो हैदराबाद में जीडीए ने किया, जिसमें पीर पगारा साहब ने खिताब किया और पीर पगारा के खिताब में एक जुमला बहुत अहम था, बल्कि 2 जुमले बहुत अहम थे, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे आगे चल के। और फिर अगर कोई दूसरी पार्टी करे कोई मसला नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे उसे इलेक्शन में कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं थी, उसी तरह हमारे इनको एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। जैसे लाहौर में हुआ खासा तशद्दुद भी हुआ, लेकिन बहरहाल चूंकि पब्लिक बहुत ज्यादा थी और अब पुलिस को भी यह समझ में आ रहा है किस तरह अब तशद्दुद से मामला हल नहीं होगा। उन्होंने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद रिहा भी हो गए। लेकिन ये तरीका एक लिहाज से गलत है कि लोग जो हैं, लोगों को प्रोवोक किया जाए, लोगों को पुरतशद्दुद मुजाहरों की तरफ उकसाया जाए और उनके गुस्से को इश्तियाल दिलाकर इंतकाम में तब्दील किया जाए। ये एक वो तरीका होता है इस तरह के हुजूम को भड़काने के लिए। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद देख लें तो इस्लामाबाद में सुबह से इंतजामिया ने एक हंगामा किया हुआ था, दफा 144 है और फलां है और ये है, हम F9 पार्क में भी नहीं जाने देंगे। और जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है उसके सामने तो उन्होंने गड्ढे खोद दिए कि लोग इकट्ठे ना हो सकें। शेर अफजल मरवत ने इस मुजाहरे की, इस जुलूस की क़यादत की। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो तेज आदमी है, ज़हीन आदमी है, ही इज़ अ स्मार्ट मैन, और वो जो है उन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी से बचाया और लोगों को अपने लेके चले और उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। फिर अगर आप पेशावर में देखें तो अली अमीन गंडापुर जो नामजद वजीर आला हैं केपीके के, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने भी जो पैगाम दिया नामजद होने के बाद भी, अगर इस पर अमल हो जाता है तो पाकिस्तान की यकीनन ये तकदीर बदलने में पहला कदम होगा कि पुलिस किसी के घर ना घुसे, किसी के चादर चारदीवारी का तकद्दुस का पामाल ना करे और लोगों की इज्जतों की हिफाजत करे, ना कि जहां उनकी मर्जी आए घुस जाए। ये जाहिर है कोई पुलिस वाला खुद से नहीं करता, उन्हें ऊपर से हुक्म मिलते हैं, पीछे से ऑर्डर्स मिलते हैं और वो उस पर अमल करते हैं। इसी तरह आज जो है एक सबसे अहम चीज जो नजर आई कि आज जो मुलाकातें हुई अली मोहम्मद खान की, सरदार लतीफ खोसा की और आमिर डोगर साहब की, जो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं अडियाला जेल में इमरान खान से, तो वहां से जो पैगाम लेकर आए वो बहुत अहम था। सबसे पहला जो उन्होंने पैगाम दिया कि हम जो है सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, हम सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। यानी अगर हम सियासी इंतकाम की तरफ चले गए तो फिर हमारे मुल्क को माशी तौर पर बहुत नुकसान होगा। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी ही है।
ये सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। पैसे किस तरह आएंगे, कहां से अरेंज किए जाएंगे, ये तमाम चीजें हमारे मुल्क में हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा। फिर एक चीज जो आज बहुत अहम हुई वो ये थी कि जी एक बहुत बड़े अफसर ने आज रिसाइन किया, लियाकत अली चट्ठा साहब ने, जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन थे, उन्होंने अपने इस्तीफा दिया, अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। और उनके जो इस्तीफा देने का जो वजह बनी, बुनियाद थी, वो ये थी कि उन्हें मजबूर किया गया कि इंतखाबात में धांधली की जाए। जो आरओ के दफ्तर में जो तब्दीलियां हुई, जो फॉर्म 47 खराब हुआ, वो इसकी वजह से। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मुझ पर दबाव था और मैं अपनी जमीर के मुताबिक मैंने ये फैसला किया कि मैं लोगों को जो है वो ये बताऊं, आम लोगों को बताऊं कि मुझ पर प्रेशर था। और मैंने ना सिर्फ, ज़ाहिर कमिश्नर तो आरओ नहीं होते, रिटर्निंग अफसर नहीं होते, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ये तमाम लोग मुख्तलिफ हल्कों के रिटर्निंग अफसरान थे। तो ज़ाहिर उन तक अहकामात पहुंचाने के लिए कमिश्नर ही को उसको जिम्मेदारी दी जाती है, और वो ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई और उन्होंने ये जिम्मेदारी भरपूर अंदाज में निभाई और उस पर उन्होंने नदामत का इजहार किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत खतरनाक जुमला कहा कि मुझ पर जमीर का इतना बोझ था कि मैं एक वक्त में खुदकुशी का भी सोच रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नहीं, खुदकुशी नहीं करनी, लोगों को बताना है, इत्तला देनी है, इन्फॉर्म करना है। ये एक बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान के इलेक्शन, जो वैसे ही दुनिया भर में बहुत मकबूल हो रहे हैं अपनी डकैती की वजह से, धांधली की वजह से, वो पाकिस्तान में भी एक्सपोज होना शुरू हो गए। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा और साथ ही उन्होंने जो जुमला कहा कि ये मुझे इस काम के लिए मुझे कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस कहा। लेकिन जो उसके बाद रिएक्शन आया उसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी सफाई पेश की, खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो उससे लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें शामिल थे, उन्होंने उनका नाम लिया। लियाकत अली चट्ठा ने जो बताया कि जी हम लोगों ने अपने जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके जरिए 70 हजार की लीड वाले उम्मीदवारों को हरवा के जितवाया। अब ऐसी सूरत हाल में जब हर तरफ एक शोर चल रहा है, कहीं इलेक्शन में धांधली की बात हो रही है, आरओज के प्रॉब्लम हो रहे हैं, और सिवाय एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तकरीबन हर पार्टी ने दबे या खुले अल्फाज में इन इलेक्शंस पर अपने तहफुजात का इजहार किया है। और सबसे ज्यादा यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, क्योंकि उसकी सीटें सबसे ज्यादा थी। जो कुछ था वो बकौल उनके कि उनसे 180 सीटें थी और जिनमें से तकरीबन 80-85 सीटों पर उन्हें जबरदस्ती हरवाया गया। अब ऐसी सूरत हाल में जब रिएक्शन आया कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात पर, तो बहुत ही खूबसूरत से रिएक्शंस आए। अब जैसा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि जी उन्हें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कमिश्नर रावलपिंडी ने कि 70 हजार की लीड वाले लोगों को हरवा दिया गया। शायद वो मरियम औरंगजेब साहिबा के जो लोग हैं उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमने 70 हजार की लीड से लोगों को हराया। उन्होंने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम उम्मीदवारों को लिया और कहा ये 14,000 वोटों से जीता, ये 15,000 वोटों से जीता, ये 20,000 वोटों से जीता। यानी उन्होंने उसको जो स्टैटिस्टिक्स थे वो उन्होंने बता दिए, लेकिन वो जो उनका कहा हुआ था कि जिन जिन लोगों को 70 हजार वोटों तक की लीड थी उन तक को हरवा दिया गया, ये उनकी समझ में नहीं आया। अब उसके बाद अगर राना सनाउल्लाह साहब की अगर हम बात करें तो राना साहब ने कहा कि वो तो नफसियाती मरीज हैं। जब उन्होंने खुदकुशी के बारे में सोचा तो वो नफसियाती मरीज हैं, तो क्या करें, अब उनका इलाज होना चाहिए। राना साहब ये आप ही के दौर के लगाए हुए कमिश्नर रावलपिंडी थे, क्या आप लोग रावलपिंडी डिवीजन में किसी नफसियाती मरीज को कमिश्नर बना के रख सकते थे? यकीनन नहीं। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने तो कहा कि जी कमिश्नर जो है वो हम अपना जो है ना वो मैंडेट किसी को नहीं छीनने देंगे। आपका मैंडेट है कहां हनीफ अब्बासी साहब? आपने तो वैसे ही डकैती मारी हुई है, तो चोरानू मोर पै गए, तो चोरानू मोर पै गए थे, फिर मजा आ जाएगा। तो आप उसको देखें। अब उसके तहत जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हुआ, उन्होंने चीफ जस्टिस कहा, लेकिन बाद में क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद आ गए उसके दिफा के लिए
और उन्होंने उस पर कहा कि जी जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया है वो उसके सबूत भी दे, कल को मुझ पर कत्ल का इल्जाम भी लग जाए। तो यकीनन ये बात बिल्कुल गलत है कि बगैर सबूत के इल्जामात नहीं होने चाहिए काजी साहब, काजी फाइज साहब। लेकिन बहरहाल जो चीजें, हालात, वाकयात, कराइन बता रहे हैं उसके मुताबिक आप उसमें शामिल हैं या नहीं है। लेकिन अंदाजा यही लगता है कि आपकी खामोश रजामंदी उसमें जरूर शामिल है, क्योंकि अगर हम इस पूरे सिनारियो को देखें, पूरे सफर को देखें, तो हर उस जगह पर जहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाना हो, क्रैश करना हो, जलील करना हो, तजलील करनी, उनके लोगों को मारना हो, उसमें जहां भी उन्हें फेवर मिलना हो उस पर तो आप फौरन मना कर देते हैं और उल्टा चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। यानी आप एक पार्टी के उम्मीदवार लगते हैं, उसकी हामी लगते हैं। और आपने पीपल्स पार्टी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला लिया उसकी भी वजह आपने यही बताई कि जी वो जो लोग थे, 14 लोग थे या 16 लोग थे या 18 लोग थे, यानी 3.5 लाख लोगों में से 14 मेंबरान ने आके कहा कि हमें इजाजत नहीं दी गई इलेक्शन में हिस्सा लेने की। काजी साहब एक बात का ख्याल रखें, शायद आपके नॉलेज में ना हो, लेकिन क्या उन 14-15 लोगों में से कोई शख्स इलेक्शन भी लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ने की कोशिश की, या वैसे ही उसने लड़ा हो? अगर 14 के 14 ने लड़ा तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मतलब वो प्लांटेड लोग हैं, और वो प्लांटेड लोग प्लांटेड लोगों की तरह काम करते रहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज भी हमारे सामने आई कि अब इसका हल क्या किया जाए, पूरे इलेक्शन दोबारा कराए जाए। तो मेरा ख्याल ये है, और पिछले गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी हमने कहा, कल भी आज बल्कि कहा हमने, कि जी इसका हल सिर्फ यही है कि फैसल वाउडा साहब ने अपने गुज़िश्ता रोज किसी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वो जो फॉर्म 45 है वो तो पकोड़े बेचने के काम आएगा। जनाब अली फैसल वाउडा साहब, आप समझदार आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, बहुत समझदार हैं, आपकी बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वहां तक पहुंच भी है जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप कानून की बात करते हैं तो उस कानून में फॉर्म 45 ही सबसे अहम दस्तावेज होती है किसी इलेक्शन का नतीजा मुरत्तब करने के लिए, क्योंकि सारे दिन की पोलिंग, पूरे दिन भर की पोलिंग, कितने वोट डले, कितने वोट कास्ट हुए, किसके कितने हैं, किसको कितने मिले, किस उम्मीदवार को कितने मिले, और कितने मुस्तरद हुए, ये तमाम उस पर ना सिर्फ दर्ज होते हैं बल्कि उस प्रिजाइडिंग अफसर के साइन और उसका अंगूठा उस पर लगा होता है, थंब इंप्रेशन होता है, और तमाम पोलिंग एजेंट जो तमाम उम्मीदवारों के वहां उस वक्त मौजूद होते हैं उन तमाम के थंब इंप्रेशन और उनके दस्तखत मौजूद होते हैं। यानी इससे ज्यादा कानूनी दस्तावेज और कोई नहीं। ये इसका मतलब तो यही हुआ कि आप समझते हैं कि जैसे पहले करते रहे कि जी फॉर्म 45 में कुछ भी चला जाए, फॉर्म 47 में जाके जो मर्जी कर लें, लोग खामोशी से मान लें। आज से पहले तक तो लोग नहीं मानते थे, लोगों को पता ही नहीं होता था फॉर्म 45 क्या है, 46 क्या है, 47 क्या है। लेकिन अब लोगों को पता है, अब लोग कहते कि फॉर्म 45 चाहिए, फॉर्म 45 के मुताबिक आप प्लस माइनस करें और जो जीतता है उसे आप वो दे दें, उसको नोटिफाई कर दें कि वो एमएनए बन गया है, एमपीए बन गया है। तो इसमें कबाहत क्या है? आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते और आप कह रहे हैं कि इसमें पकोड़े खाएं, तो फिर छोले भी खा लें उसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि कल जो हम जो चूंकि वो भी चल रही हैं, लोगों की मुजाहरे भी हो रहे हैं, और कल एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, धरना हुआ जो हैदराबाद में हुआ, जामशोरो बाईपास पे हुआ, और उसमें बिला मुबालगा लाखों लोग थे, लाखों लोग थे। उसमें दो बातें बहुत अहम की पीर साहब पगारा ने, सिफातुल्लाह शाह पगारा ने, कि जी एक तो तोशाखाना केस जो है वो गलत था और इमरान खान को मैं समझता हूं वो चोर नहीं, अगर वो चोर है तो हम सब चोर हैं। ये तो इन्होंने एक अपने बहुत बड़ेपन का सबूत दिया कि वाकई वो बहुत बड़े इंसान है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि क्या इस मुल्क को संभालने के लिए फौज आएगी या आ जाएगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में यह सवाल उठता है कि ये मार्शल्ला और फौज की बातें कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। जब बात उन्होंने की मार्शल्ला की, तो ये इत्तला भी थी और खबर भी हो सकती है कि फौज आ सकती है। क्या फौज मौजूदा सूरत हाल में इमरजेंसी या मार्शल्ला लगा सकती है? शायद मुमकिन ना हो, बहुत मुश्किल हो फौज के लिए मार्शल्ला लगाना। लेकिन बहरहाल मार्शल्ला की बात
नहीं होनी चाहिए। और इस सारे खेल में ये जो इलेक्शन का खेल हुआ, इसमें कोई समझे या ना समझे, सबसे ज्यादा नुकसान और बेइज्जती अगर किसी की हुई तो वो हमारे इदारों की हुई, खुसूसन हमारे मुख्तलिफ इदारों की हुई, हमारी स्टैब्लिशमेंट की हुई। अब वो समझें या ना समझें, अगर वो समझ जाते हैं तो उनकी इज्जत और तौकीर में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर वो समझ रहे हैं कि अब भी मार्शल लॉ लगाकर इस मुल्क पर हुक्मरानी कर लेंगे, तो शायद अब बहुत मुश्किल हो कि इस तरह हो सकता है कि उनको अदलिया तो इजाजत दे दे मार्शल लॉ लगाने की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम शायद अब उस तरह बिहेव ना करें जैसे पहले करते रहे। पहले तो ये होता था कि मुझे याद है कि उस वक्त तो मैं शायद 9वीं या 10वीं का तालिब इल्म था और भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी 1977 के इलेक्शन के बाद, और बहुत जोरों पर थी। आखिर में नेगोशिएशंस भी चल रही थी, बातचीत भी हुई, कमेटी भी बनी और किसी बात पर वो एग्री भी हो गए और उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो उस रात कोई रात के 1-2 बजे भुट्टो साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान का एक ही चैनल था, पाकिस्तान टेलीविजन, तो पाकिस्तान टेलीविजन पर वो नश्र हुई। अब उसका रिकॉर्ड पता नहीं है या नहीं है, हमारे उस वक्त के जो सहाफ़ी हैं वो उसका शायद इस बात की गवाही भी दें या ना दें जो लोग मौजूद थे। लेकिन बहरहाल जो मुझे याद है कि भुट्टो साहब से जो आखिरी सवाल किया गया था कि जी अब आप जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, उस जो उनके सवाल जवाब के बाद आखिर में तासुर यही पैदा हुआ कि पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो तकरीबन नाकाम हो गए हैं। तो भुट्टो साहब से उन्होंने सवाल, आखिरी सवाल था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि क्या अब अगर मार्शल लॉ लग जाए तो आप क्या समझते हैं क्या हो? तो भुट्टो साहब ने कहा ठीक है, लग जाए तो लग जाए। यानी उसमें उनकी रजामंदी शामिल थी, और वो रजामंदी जिसमें वो समझ रहे थे कि जनरल मोहम्मद जियाउल हक उनके बहुत ही मोस्ट ओबीडियंट जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन तकदीर ने वो रंग दिखाया कि भुट्टो साहब ने जिसकी ख्वाहिश की या रजामंदी जाहिर की मार्शल लॉ की, उसी मार्शल लॉ में वो फांसी चढ़ गए, और वो भी एक ऐसे केस में जिसमें शायद सजाए मौत नहीं बनती थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।